हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका मिश्रा। चलिए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल होम मैनेजमेंट के विभिन्न जो स्टेप हैं उनके बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? आयोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के बारे में। नियोजन के अंतर्गत कितने चरण आते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत कितने चरण आते हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम लोगों का जो जितने भी चरण, जितने भी स्टेप हैं होम मैनेजमेंट की, वो कंप्लीट हुए। आज हम लोग गृह प्रबंधन के जो विभिन्न उत्प्रेरक तत्व हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, तो गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व ये कितने हैं आप लोगों को पता होगा। जहां तक है नहीं पता होगा तो हम लोग आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व कितने हैं? 3 है। कौन कौन से हैं? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। कौन कौन से हैं गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व? 3 है। मूल्य, इसको हम लोग इसके माध्यम से, इस त्रिभुज के माध्यम से, ट्रायंगल के माध्यम से समझ सकते हैं। मूल्य हुआ हमारा, लक्ष्य और स्तर। इसको हम क्या कहेंगे? ये हमारे गृह प्रबंधन या गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व हैं, या जो है गृह प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व है। कौन से? मूल्य, लक्ष्य और स्तर। मूल्य को हम क्या कह सकते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? वैल्यू। ओके, और लक्ष्य हमारा क्या है? लक्ष्य में उद्देश्य, उद्देश्य को गोल हो गया। ये हमारा लक्ष्य जो है ये गोल है, और स्तर जो है हमारा स्टैंडर्ड। ओके, मूल्य, लक्ष्य, स्तर ये हमारे उत्प्रेरक तत्व है किसके? गृह प्रबंधन के। अब हम समझेंगे क्या? मूल्य जिसे हम वैल्यू कहते हैं, लक्ष्य को गोल और स्तर को स्टैंडर्ड कहते हैं। तो मूल्य हमारा ये वह मूल्य नहीं है जो हम जैसे कोई भी सामान खरीदते हैं उस पे जो टैग दिया होता है, प्राइस टैग, वो वाला मूल्य नहीं। ये मूल्य उस मूल्य से अलग है। ये कीमत वाला, उस कीमत पैसे वाला मूल्य ये नहीं है। ये मूल्य उससे अलग है थोड़ा। तो हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे इसमें मेन क्या है? मूल्य है। ये मूल्य जो है, मूल्य पर ही हमारे लक्ष्य, हमारे जो गोल है, हमारे जो स्तर है, वो इसी मूल्य पर ही डिपेंड करता है। किसमें? वैल्यू पर। तो हमारा जो ये वैल्यू है ये क्या है? एक तरह से ये देखिए, देखने में भी पता है कि एक तरह से हम इसको इस ट्रायंगल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि मूल्य क्या है? एक तरह से केंद्र होता है हमारा। क्या होता है? मूल्य एक तरह से ये क्या है? सेंटर होता है। क्या होता है? मूल्य केंद्र होता है। ओके, तो यह केंद्र होता है, इस कारण लक्ष्य और स्तर का निर्धारण और निर्माण भी इसी पे डिपेंड होता है। किस पे? मूल्य। तो मूल्य हमारा केंद्र होता है, सेंटर होता है, और सबके जो मूल्य होते हैं यह अलग अलग, हर व्यक्ति के लिए सबके मूल्य जो होते हैं यह अलग अलग होते हैं। और मूल्य के जो अंतर्गत है, इसके मूल्य के अंतर्गत हम कर सकते हैं हमारे प्रभावशाली निर्णय या व्यवहार सम्मिलित होते हैं। क्या सम्मिलित होते हैं? हमारे प्रभावशाली निर्णय होते हैं जो, या व्यवहार जो हमारे होते हैं वह सम्मिलित होता है। किसके अंतर्गत? मूल्य के अंतर्गत। जैसे हम कह सकते हैं ना, हर व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग होते हैं, हर व्यक्ति का मूल्य अलग अलग होता है। जैसे कोई जो मतलब कोई पढ़ाई के क्षेत्र में आगे है, कोई खेल के क्षेत्र में आगे है, कोई एक अच्छा इंसान है, कोई बुरा इंसान है, तो सभी का वैल्यू अलग है। जैसे हम कहते हैं ना कि वह इंसान बहुत अच्छा है, अरे वो बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत ही तेज है, तो उसकी वैल्यू क्या है? अच्छी है, अच्छी है कही जाएगी। तो ये उसका वैल्यू हुआ। ये हम वैल्यू को इस तरह से समझ सकते हैं ना। आई होप समझ में आया होगा कि सबकी वैल्यू, सबके लिए वैल्यू अलग अलग होती है। वैल्यू को हम केंद्र कहते हैं। इसलिए जो है इसमें, इसके अंतर्गत हम प्रभावशाली व्यवहार को सम्मिलित करते हैं। किसको? वैल्यू के अंतर्गत प्रभावशाली व्यवहार और निर्णय को सम्मिलित किया गया है। ये व्यवहार और निर्णय ही वैल्यू का निर्माण करते हैं। ओके, तो इस तरह से समझ में आना कि कोई व्यक्ति अच्छा है तो उसका अलग वैल्यू है, जो बुरा उसका अलग है, जो पढ़ाई में तेज है उसका अलग वैल्यू है, जो कम है उसका अलग वैल्यू। तो सबकी वैल्यू, सबका मूल्य अलग अलग होता है। अब ये वैल्यू ही, जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे किसका निर्धारण करते हैं? गोल का। अगर व्यक्ति अच्छा इंसान है, वह ईमानदार इंसान है,
तो उसका लक्ष्य क्या करना होगा, अच्छे कर्म करना होगा, धर्म करना होगा, अच्छे कर्म करना होगा, ना कि किसी को कष्ट पहुंचाना। तो उसका गोल क्या होगा, अच्छा कार्य करना होगा। अगर कोई व्यक्ति जैसे वो मतलब उसमें दया परोपकार जैसे भाव नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसका लक्ष्य क्या होगा कि हम क्या करें जिससे सामने वाले को कष्ट हो, कौन सा व्यवहार करें जिससे सामने वाले को कष्ट हो, तो ये उसका लक्ष्य होगा। तो हम कह सकते हैं मूल्य क्या, जिस तरह व्यक्ति का मूल्य होगा वह मूल्य ही उस हिसाब से मूल्य के अनुसार ही लक्ष्य का निर्धारण होता है। और उसी लक्ष्य के आधार पर ही हमारे किसका निर्माण होता है, स्तर का निर्माण होता है। हमारा जो स्टैंडर्ड जिस तरह का मूल्य होगा उसी तरह का लक्ष्य होगा, और लक्ष्य जो जिस तरह का होगा उसी तरह से हमारा स्टैंडर्ड यानी स्तर भी होगा। आई बात समझ में? अच्छा इंसान है तो उसकी अलग वैल्यू है, बुरा इंसान है उसकी अलग वैल्यू है। तो ये उसके मूल्य हो गए, और इस मूल्य को इसी कारण केंद्र कहा गया है क्योंकि ये लक्ष्य और स्तर का निर्धारण या निर्माण करता है। अच्छा इंसान है तो उसका लक्ष्य गोल क्या होगा, अच्छे कर्म करना। बुरा इंसान है उसकी वैल्यू, जो हमारे वैल्यू है धनात्मक ऋणात्मक अच्छे बुरे दोनों होते हैं। तो बुरा व्यक्ति है उसका लक्ष्य क्या होगा, बुरा करना, और उसी तरह से उसका स्टैंडर्ड यानी स्तर भी होगा। आई बात समझ में? तो मूल्य हमारे क्या है, ये हमारे केंद्र बिंदु है। और यह क्या करता है, सभी व्यक्ति के मूल्य जो होते हैं, व्यक्ति के लिए मूल्य अलग अलग होते हैं, सभी व्यक्ति के मूल्य अलग अलग होते हैं। मूल्य के अंतर्गत कौन से व्यवहार आते हैं, प्रभावशाली निर्णय और व्यवहार इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। प्रभावशाली निर्णय और व्यवहार, ओके, व्यवहार इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। तो आई बात समझ में? मूल्य क्या है? अब हम इन सभी के बारे में अलग अलग डिस्कशन करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में, इन सभी के बारे में अलग अलग। इसको हमने समझा दिया। अब हम शुरू करते हैं किससे, मूल्य से। अब हम लोग मूल्य के बारे में देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो मूल्य के अंतर्गत प्रभावशाली निर्णय एवं व्यवहार सम्मिलित होते हैं। ये हमारा मूल्य हो गया। मूल्य जो होते हैं या हमारे मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। हम क्या देखेंगे, मूल्य की विशेषताएं। मूल्य की विशेषताएं, ओके। तो मूल्य क्या होता है, मूल्य हमारे मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करता है। क्या होता है, मूल्य मानवीय व्यवहार को क्या करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं, प्रेरणा प्रदान करते हैं, ओके। तो मूल्य जो है ना मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे, मान लीजिए कोई लॉयर है, एडवोकेट जिसको हम वकील कहते हैं, वह वकील है तो उसका काम क्या है, उसका काम है कानून की रक्षा करना। मान लीजिए सपोज दैट उसके सामने वो मन में उसके ये बात आती है कि जो कुछ उसके पास नहीं है, वो सोचता है मैं इस इंसान का या तो इसको चुरा लेता हूँ या गलत कार्य करने को कुछ वकील सोचता है कि मैं कुछ गलत कार्य के द्वारा यह अर्जित कर सकता हूँ। तो वकील का कार्य क्या है, कानून की रक्षा करना ना, सच्चाई का ही साथ देना। बट उसके अंदर मन में ये बात आती है कि मैं ये गलत कार्य करके ये चीज अर्जित कर सकता हूँ। तो फिर उसके मन में दोबारा से अंदर से प्रेरणा आती है, लेकिन ये जो है चोरी करना जो है मेरे वैल्यू के खिलाफ होगा, इसके वैल्यू के, मेरा वैल्यू जो है कानून की रक्षा करना, मैं एक अच्छा इंसान माना जाता हूँ सबकी नजर में कि वकील का कार्य है कानून की रक्षा करना। तो वो उसका वैल्यू अलग है ना, वकील का वैल्यू अलग है। बट वो अपने वैल्यू अपने मूल्य के खिलाफ जाकर अगर वह चोरी करता है तो उससे क्या होगा,
उसकी इमेज, उसकी वैल्यू जो है वो डाउन होगी ना, तो जो है ये मानवीय व्यवहार हम कह सकते हैं, मूल्य हमारे मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। फिर वो सोचेगा कि नहीं ये हमारे वैल्यू के खिलाफ है, इस कारण जो है हमको चोरी नहीं करना चाहिए, मेरा काम कानून की रक्षा करना, इसलिए हमें यही करना चाहिए, नहीं तो मेरा वैल्यू डाउन होगा। तो ये उसके अंदर से प्रेरणा आती है इस चीज की ना, अपने वैल्यू के को लेकर ये प्रेरणा आती है कि हमको गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मूल्य क्या है, यह मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं। और सेकंड क्या है, ये जो होते हैं मूल्य हमारे, ये व्यक्तिगत होता है, मूल्य व्यक्तिगत होता है। हर हमने बताया अभी कि हर व्यक्ति का वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्य जो होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं। 1 सेकंड। तो मूल्य क्या होता है, मूल्य व्यक्तिगत होता है, हर एक व्यक्ति की वैल्यू अलग अलग होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि मूल्य व्यक्तिगत होता है। और क्या होता है, यह ऐच्छिक होता है। कैसा होता है, ऐच्छिक। ये हमारे इच्छा पर डिपेंड करता है कि हमको अपने वैल्यू को बनाए रखना है या उसके खिलाफ जाना है या वैल्यू को डाउन करना। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर व्यक्ति की इच्छा जो उस पर हावी हो जाती है तो वो क्या करता है, इसका ध्यान नहीं रखेगा कि हमारी वैल्यू डाउन होगी या क्या होगा, तो वो क्या होता है, वो अपने मूल्य का ध्यान नहीं रखता। तो मूल्य क्या होता है, ऐच्छिक होता है। और यह क्या करता है, संतोष प्रदान करता है। क्या देता है, संतोष देता है, संतुष्टि प्रदान करता है। जब हम अपने मूल्य के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो हमें क्या मिलती है, संतुष्टि प्राप्त होती है। जब अपने मूल्य के अकॉर्डिंग, अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग, जैसे मेरा वैल्यू अच्छे इंसान का है तो उसके अकॉर्डिंग जब कार्य करते हैं तो हमें संतोष प्राप्त करना है, संतोष प्राप्त होता है। बट वही अगर चोर है, वो चोरी करता है तो उससे उसको क्या, उससे चोरी करने में ही संतुष्टि प्राप्त होती है, तो उसका जो वैल्यू अलग है, अच्छे इंसान का वैल्यू अलग है। तो मूल्य हमें क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। और ये एक निर्देशक का कार्य भी करता है, निर्देशक का कार्य भी करता है। कौन, वैल्यू। वैल्यू निर्देशक का कार्य भी करता है कि हम कौन सा कार्य करें जो हमारे वैल्यू को, हमारे मूल्य को बनाए रखे। तो यह निर्देशक का भी कार्य करता है जो हमारे वैल्यू को बनाए रखने में सहायक होते हैं। और क्या, यह व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होता है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक होता है। अब बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर इंसान जो है सही अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग अच्छा इंसान है तो उसके अकॉर्डिंग कार्य करेगा तो उससे उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा, बुरा करेगा तो उससे उस तरह के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो यह जहाँ तक है, मूल्य जो है व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। और तीव्रता, वैल्यू में तीव्रता होती है। हर व्यक्ति का वैल्यू, तीव्रता का मतलब हर व्यक्ति का वैल्यू अलग अलग होता है, किसी की वैल्यू अधिक और किसी की वैल्यू कम होती है। और मूल्य जो होता है, मूल्य हमारा धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। कैसा होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। नीचे का दिख रहा है, मूल्य हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ओके, मूल्य हमारे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। और मूल्य जो होता है वह समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। क्या होता है, समय के अनुसार भी हमारे मूल्य बदलते रहते हैं। जैसे अभी हम स्टूडेंट हैं तो हमारा ये है, पढ़ने में ठीक है, कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो उसकी वजह बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसके बाद कल को उसकी जॉब मिल जाती है, वह टीचर बन जाता है या फिर कुछ भी बन जाता है,
तो क्या होता है, अरे वो बहुत ही ईमानदार टीचर है, तो उसकी वैल्यू अलग है। तो ये क्या है, समय के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। और मूल्य को जो है नापा नहीं जा सकता। क्या किया जा सकता है, मूल्य को नापा नहीं जा सकता। मूल्य को क्या नापा जा सकता है, इसको नापा नहीं जा, हम मन में इसको फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस इंसान की वैल्यू को, बट इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं ना इसका, तो इसको मूल्य को नापा नहीं जा सकता। और क्या होता है, ये हमारा जो है मूल्य जो है यह अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है। कैसा होता है, अस्थाई और अस्थाई दोनों होता है। ओके, तो आई होप मूल्य आपको समझ में आ गए होंगे कि मूल्य क्या है, इसके विशेषताओं के भी अकॉर्डिंग। वैसे भी मैंने समझाया कि मूल्य क्या है, तो आप लोगों को मूल्य समझ में आ गया होगा कि मूल्य हमारे जो है वह मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करते हैं, यह व्यक्तिगत होते हैं, ऐच्छिक होते हैं, और मूल्य हमें संतुष्टि भी प्रदान करता है। यह निर्देशक का कार्य करता है, जैसे यह अंदर से हमें निर्देशन का भी कार्य करता है, अंदर से हमें निर्देश देता है कि अगर जो हम कौन से कार्य करें जिससे हमारा वैल्यू बना रहे। और ये व्यक्तित्व के निर्माण में भी सहायक होता है। तीव्रता का मतलब ये हुआ कि किसी हर व्यक्ति के मूल्य में अंतर होता है, कोई किसी का वैल्यू अधिक, किसी का वैल्यू कम होता है। और ये धनात्मक और ऋणात्मक भी होते हैं, इसे नापा नहीं जा सकता। अस्थाई और अस्थाई दोनों होते हैं। अगर आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग, ये हमारी मूल्य की विशेषताएं हो गई। अब हम लोग मूल्य के प्रकार के बारे में लिखेंगे। ओके, मूल्य के प्रकार। तो मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, मूल्य हमारे साधारणतया सामान्यतया मूल्य हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आदर्शात्मक एवं साधनात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य। आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और क्या है, जो है तथ्यात्मक मूल्य। पहला कौन सा है, आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य। ओके, और दूसरा हमारा क्या है, आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। एवं तथ्यात्मक मूल्य। आई बात समझ में। सामान्यतः मूल्य जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य और आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। हमारे जो आंतरिक मूल्य हैं, यह व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण हैं। आंतरिक मूल्य क्या होता है, आंतरिक मूल्य वह है जो व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण हैं, उसे हम आंतरिक मूल्य कहते हैं। कुछ गुण जो है व्यक्ति में नेचुरल होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, आंतरिक गुण कहते हैं। आंतरिक मूल्य क्या है, व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण, व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण। तो आंतरिक मूल्य क्या है, व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण। व्यक्तियों में कुछ नेचुरल क्वालिटी होती है
जिसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक गुण। और साधनात्मक मूल्य क्या है, इसके द्वारा हम लक्ष्य एवं मूल्यों की प्राप्ति करते हैं। साधनात्मक मूल्य लक्ष्य या मूल्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आंतरिक मूल्य व्यक्ति में पाए जाने वाले प्राकृतिक गुण, और साधनात्मक मूल्य जो होते हैं, साधनात्मक मूल्य जो है यह लक्ष्य एवं मूल्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। यह लक्ष्य एवं मूल्य प्राप्ति में सहायक होते हैं। आई बात समझ में? इसको तो समझाने की नहीं जरूरत है, हमने बता दिया, समझ में आ गया होगा कि साधनात्मक मूल्य क्या है। साधनात्मक मूल्य जो होता है लक्ष्य और मूल्य को प्राप्ति में सहायक होता है, और आंतरिक मूल्य जो होता है यह व्यक्ति में पाए जाने वाले नेचुरल क्वालिटीज होते हैं। अब ये हमारे आंतरिक साधनात्मक, और दूसरा हमारा आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य होता है। आदर्शात्मक मूल्य जो होता है यह नैतिकता पर आधारित होता है। हम लोगों ने कहा ना कि नैतिक मूल्य हमारे कुछ है, तो हम लोग क्या नैतिक मूल्यों को आदर्श माना है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आदर्शात्मक मूल्य जो है यह नैतिकता पर आधारित होता है। आदर्शात्मक मूल्य किस पे आधारित होता है, नैतिकता पर आधारित होता है। ओके। और हमारे तथ्यात्मक मूल्य जो है ये व्यक्ति की इच्छाओं और प्राथमिकता पर डिपेंड करता है। व्यक्ति की इच्छा क्या है, व्यक्ति किसको प्रायोरिटी देता है, उस पर हमारे तथ्यात्मक मूल्य जो है निर्भर होते हैं। व्यक्ति की इच्छा, जैसे अपनी इच्छा अनुसार जिसको वो प्रायोरिटी देगा, जिस व्यवहार को प्रायोरिटी देगा, जिस कार्य को प्रायोरिटी देगा, उस हिसाब से उसके मूल्य का, उसके वैल्यू का निर्धारण किया जाएगा। तो यह किससे, इसमें व्यक्ति की इच्छा और प्राथमिकता पर निर्धारित होता है। व्यक्ति की इच्छा और प्राथमिकता पर आधारित होता है। आई बात समझ में? व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार जैसा कार्य करेगा, और जिस कार्य को, जिस चीज को वह प्रायोरिटी देगा, उसके अनुसार उसके मूल्य का निर्धारण होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, तथ्यात्मक मूल्य। तो मूल्य हमारे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन से, आंतरिक मूल्य और आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य, और दूसरा हमारा आदर्शात्मक एवं तथ्यात्मक मूल्य। आंतरिक मूल्य जो है इसमें व्यक्ति में पाए जाने वाले नेचुरल क्वालिटीज, प्राकृतिक गुण, स्वाभाविक गुण आते हैं। और साधनात्मक मूल्य लक्ष्य और मूल्य की प्राप्ति में, हमारे जो साधनात्मक मूल्य होते हैं ये लक्ष्य और मूल्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं, और ये नैतिकता पर आधारित होते हैं। आदर्शात्मक मूल्य और तथ्यात्मक मूल्य व्यक्ति की इच्छा और प्राथमिकता पर आधारित होते हैं। तो सामान्यतः मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब हम लोगों ने देखा कि कितने प्रकार के, दो प्रकार के सामान्यतः। अब हम लोग कुछ राइटर के बारे में, कुछ राइटर के अकॉर्डिंग मूल्य कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में देखेंगे। ओके, इसको आपको नोट करना चाहे नोट कर ले, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ओके, इसको मैं क्या देती हूँ। अब हम लोग देखेंगे पार्कर के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं। ओके, तो पार्कर के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, इसको केयरफुली पढ़िएगा। कितने, पार्कर के अनुसार, पार्कर के अनुसार, पार्कर के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से,
आपके क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। कौन कौन से? क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। क्रियात्मक मूल्य, सेकंड कल्पनात्मक मूल्य। मूल्य, अब क्रियात्मक मूल्य जो होते हैं वह मूल्य जो जैसे हम वातावरण के साथ समायोजन करके बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक मूल्य। जो हम वातावरण में रहते हैं उस वातावरण के साथ हम समायोजन करके आगे बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक मूल्य कहते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस वातावरण में है उस वातावरण में वह अगर समायोजित होकर आगे बढ़ता है, समायोजन करते हुए आगे बढ़ता है तो वह उसका क्रियात्मक मूल्य होगा। तो क्रियात्मक मूल्य क्या है? यह मूल्य वह मूल्य जो वातावरण के साथ समायोजन करके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? वह क्रियात्मक मूल्य होता है। क्रियात्मक मूल्य वह मूल्य जो वातावरण के साथ समायोजन करके आगे बढ़ता है वह क्रियात्मक मूल्य होता है। व्यक्ति जिस वातावरण में है उसमें समायोजित करके चलता है या रहता है तो वह क्रियात्मक मूल्य होता है। और हमारे जो क्रियात्मक मूल्य होते हैं यह वास्तविक होते हैं। कैसे होते हैं? वास्तविकता पर आधारित होते हैं। किस पे? वास्तविकता पर या वस्तु की वास्तविकता पर विश्वास करें। किसी वस्तु, किसी चीज, किसी विचार की वास्तविकता पर यह आधारित होते हैं या वास्तविकता पर यह विश्वास रखते हैं। यह कैसा होता है? वास्तविक होता है। हमारे क्रियात्मक मूल्य कैसा होता है? यह वास्तविक होता है या वास्तविकता पर विश्वास रखता है। और कल्पनात्मक मूल्य जो होता है, जैसा कि इसका नाम से ही पता है कि कल्पनात्मक है, तो यह वास्तविकता नहीं, यह कला और सौंदर्य का मूल्य कहलाता है। किसका? कल्पनात्मक मूल्य जो होता है यह कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। किसकी? कला और किसकी अभिव्यक्ति करता है? सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। कोई भी कलाकार होता है तो उसमें कौन से गुण होते हैं? वह कल्पनाशील होता है। पहले वो ऐसा नहीं है कि तुरंत से कोई भी फिगर कुछ भी बनाना हुआ तुरंत से बना दिया। उसको पहले अपने माइंड में उसको बनाता है, कल्पना करता है कि कैसे बनाना, फिर उसको बनाता है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कल्पनात्मक मूल्य जो होते हैं कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करते हैं। तो ये हमारे पारकर के अनुसार मूल्य दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रियात्मक मूल्य और कल्पनात्मक मूल्य। क्रियात्मक मूल्य वातावरण के साथ समायोजन करके जो बनता है उसे हम क्रियात्मक मूल्य कहते हैं या वास्तविकता पर विश्वास रखता है। और कल्पनात्मक मूल्य कला और सौंदर्य की अभिव्यक्ति करता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूछा भी जाता है पारकर के अनुसार प्रकार। और हाँ, एक बात और, हम लोगों ने साधनात्मक मूल्य के बारे में अभी पढ़ा है ना कि कौन से मूल्य होते हैं? साधनात्मक मूल्य, आंतरिक एवं साधनात्मक मूल्य हमने बताया हमें ना सामान्यता होते हैं। तो मैकी महोदय जो है इन्होंने साधनात्मक मूल्य को कितने प्रकार का बताया है? 4 प्रकार का। आप लोगों ने जहाँ साधनात्मक मूल्य नोट किया है वहां पे इसको भी नोट कर लीजिएगा कि मैकी महोदय ने साधनात्मक मूल्य को 4 प्रकार का बताया है। मैकी
महोदय ने साधनात्मक मूल्य कितने प्रकार के बताए हैं? 4 प्रकार के। ओके, कितने प्रकार बताए हैं महंगी महोदय ने साधनात्मक मूल्य? 4 प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से वो मूल्य हैं? वह मूल्य हमारा पहला, क्रमबद्ध तरीके से इसको याद रखिए। पहला क्या होगा? आयोजन। ओके, पहला हमारा साधनात्मक मूल्य को 4 प्रकार का बताया है, आयोजन। दूसरा क्रमबद्ध, और तीसरा हमारा कौशल, और चौथा हमारा क्या होगा? क्षमता होगी, क्षमता। अब आयोजन को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में? प्लानिंग। ओके, आयोजन प्लानिंग हो गया, क्रमबद्ध ऑर्डर, और कौशल हमारा क्या है? स्किल, स्किल है, और क्षमता इफिशियंसी। ओके, तो इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं? आयोजन प्लानिंग हो गया, क्रमबद्ध ऑर्डर हो गया, कौशल को स्किल बोलते हैं, क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं। तो हम इसको किसके माध्यम से, किस शब्द के माध्यम से? पोज, इसके माध्यम से इसको हम याद कर सकते हैं। पोज, पी से प्लानिंग, ओ से ऑर्डर, एफ से स्किल, और ई से इफिशियंसी। तो इसको हम पोज के माध्यम से ऐसे याद कर सकते हैं। महंगी महोदय ने साधनात्मक मूल्य 4 प्रकार के बताए हैं, प्लान, ऑर्डर, स्किल, इफिशियंसी, आयोजन, क्रमबद्ध, कौशल और क्षमता। जिसको हम पोज के माध्यम से अगर आप ये एक वर्ड याद कर लिए तो आपका ये 4 तैयार हो गया। ओके, तो पूछेगा ना कि ऐसे पूछ सकता है महंगी महोदय ने साधनात्मक मूल्य कितने बताए हैं? तो 4 बताए हैं। तो इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकता है 4 साधनात्मक मूल्य किसने बताया, किसने दिया 4 साधनात्मक मूल्य? तो महंगी महोदय ने दिया। अब हम लोगों ने पार्कर का भी देख लिया, महंगी का भी देख लिया। अब हम लोग लिंडसे के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं, ये साधनात्मक मूल्य के प्रकार थे, इसको आप लोग याद रखिएगा। जहां आप लोगों ने साधनात्मक मूल्य लिखा है, आंतरिक और साधनात्मक मूल्य, वहां इसको नोट कर लीजिएगा। अब लिंडसे के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के हैं? इन्होंने 6 प्रकार के मूल्य बताया है। लिंडसे ने कितने प्रकार के मूल्य बताया है? 6 प्रकार के मूल्य बताया। अब वह मूल्य कौन कौन से हैं? हमारे सामाजिक, और कौन सा? धार्मिक, आर्थिक। ध्यान रखिएगा ये सभी हमारे क्या है? ये सभी हमारे मूल्य हैं। चौथा हमारा राजनीतिक, और 5वां दार्शनिक। ये सभी हमारे किसके? लिंडसे के अनुसार मूल्य 6 प्रकार के होते हैं। और 6वां जिसको हम लास्ट, सौंदर्यात्मक मूल्य। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको सीक्वेंस वाइज याद करिए, कैसे भी याद कर सकते हैं। तो लिंडसे के अनुसार इन्होंने कितने प्रकार के पूछ सकता था? 6। लिंडसे के अनुसार मूल्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के हैं। काफी इजी है, इसको आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, इसलिए माइंड में इसको रखे रहिए। बाई चांस आ जाता है तो आप लोग क्वेश्चन वो आपका छूट ही ना पाए। तो लिंडसे ने 6 प्रकार के सामाजिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य और सौंदर्यात्मक मूल्य। सामाजिक मूल्य जैसे हुआ, व्यक्ति सामाजिक इंसान है, समाज में उसका क्या वैल्यू है, कौन से व्यक्ति का वैल्यू अधिक है, किसका कम है,
इस व्यवहार के हिसाब से हम सामाजिक मूल्य का निर्धारण करते हैं। ओके ओके तो लिंडसे के अनुसार मूल्य 6 प्रकार के। क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है कि दार्शनिक मूल्य किसने दिया, या सौंदर्यात्मक मूल्य किसने दिया, आर्थिक मूल्य किसने दिया, तो लिंडसे ने दिया। तो इस प्रकार ये लिंडसे के अनुसार हो गए। अब हम लोग पीएस नायडू के अनुसार मूल्य के प्रकार देखेंगे। किसके अनुसार? पीएस नायडू के अनुसार मूल्य के प्रकार। इन्होंने भी 6 प्रकार के मूल्य बताए हैं। कौन कौन से? सामाजिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, दार्शनिक, इस तरह के इन्होंने बताए हैं। आर्थिक, दार्शनिक, नोट कर लीजिए। आर्थिक, दार्शनिक, मूल्य और शारीरिक मूल्य और मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। सामाजिक और कौन सा? आध्यात्मिक। ओके तो ये 2-3 राइटर है, इसलिए हमने इसको नोट कर लिया। जबकि बहुत इजी है, कुछ भी आप लोग इसको याद कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। ये बता दिए हैं। और मेनली तो पारकर महोदय, मतलब उनका तो इम्पोर्टेंट है, और 2 मूल्य जो है वो भी सभी इम्पोर्टेंट है, बट कुछ अधिक कुछ कम होते हैं, तो इनको भी याद कर लीजिए आप लोग कि पीएस नायडू के अनुसार 6 प्रकार के आर्थिक, दार्शनिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्य है। इसको आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर ले सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना कि आध्यात्मिक मूल्य किसने दिया, तो पीएस नायडू ने दिया। मनोवैज्ञानिक मूल्य किसने दिया ना, तो पीएस नायडू ने दिया। अब हम लोग पारकर के अनुसार जो है मूल्य निर्धारक तत्वों के बारे में देखेंगे। किसके बारे में? पारकर के अनुसार मूल्य निर्धारक तत्व। पारकर के अनुसार मूल्य निर्धारक मूल्य निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? मूल्य निर्धारक तत्व किसके अनुसार? पारकर के अनुसार। तो पारकर के अनुसार मूल्य निर्धारक तत्व कौन से हैं? प्रेम। तो प्रेम क्या है? जैसे प्रेम मिलने पर व्यक्ति का वैल्यू पॉजिटिव होगा, और प्रेम ना मिलने पर व्यक्ति का वैल्यू कैसा? नेगेटिव होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रेम जो है मूल्य निर्धारक के कारक या तत्व है। दूसरा हमारा हो गया आराम, या भी मूल्य निर्धारण के तत्व हैं। तीसरा हमारा हो गया कला, कला भी तो मूल्य निर्धारण के तत्व है। कला भी जो कि कोई इंसान किसी कला में, जिस कला में निपुण है, तो उससे भी उसके वैल्यू का डिसाइड होता है, उसका वैल्यू जिस कला में वह निपुण होगा। तो कला हो गया हमारा धर्म, सुख, धर्म की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। आदमी जिस धर्म का है उसको अधिक वैल्यू देता है। ओके वैसे सारे धर्मों को वैल्यू दिया जाता है, बट क्या देखा जाता है? जिस धर्म का उस धर्म को अधिक वैल्यू देता है। सुख, अगर इंसान जो है ज्यादा सुख में है तो ये होगा अरे वो इंसान जो है वो एसी के बिना रह ही नहीं सकता है, कूलर के बिना रह ही नहीं सकता, तो उसकी वैल्यू अलग है। कोई है कि अरे वो तो कहीं भी रह जाएगा। तो सुख भी मूल्य का निर्धारण करते हैं।
खेल भी करते हैं, स्वास्थ्य और महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा ये भी हमारे मूल्य निर्धारक तत्व है। शिल्प विज्ञान और नवा क्या है, शिल्प विज्ञान संबंधी ओके। तो इस तरह से मूल्य निर्धारण तत्व पार करने कितने 9 बताए हैं। प्रेम, आराम, कला, धर्म, सुख, खेल। खेल भी वैल्यू का डिसाइड करते हैं। स्वास्थ्य, व्यक्ति स्वस्थ है तो उसकी अलग वैल्यू है, और रोगी है तो उसकी अलग है। महत्वाकांक्षा कहा जाता है ना कि वह व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, तो ये भी उसकी वैल्यू का डिसाइड करते हैं। शिल्प विज्ञान भी जो है, ये शिल्प विज्ञान से संबंधित जितने भी हैं वे सारे भी वैल्यू के निर्धारण में सहायक होते हैं। तो पार्कर के अनुसार मूल्य निर्धारित तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी। अब ऑप्शन में दे दिया, उसमें से एक सही रहेगा, कौन से नहीं है उसको टिक करिए, कौन से हैं उसको टिक करिए। अब हम लोग मूल्य ग्रहण या मूल्य ग्रहण के चरण के बारे में देखेंगे। मूल्य ग्रहण के चरण। मूल्य ग्रहण कैसे होता है, मूल्य ग्रहण के चरण क्या है। मूल्य ग्रहण या ग्रहण के चरण। आई बात समझ में, ये क्या है, मूल्य ग्रहण या मूल्य ग्रहण के ये चरण है। तो सबसे पहले क्या आएगा हमारा, स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन। स्वतंत्रता, इसको नोट कर लीजिए फिर बताती हूँ। पूर्वक मूल्यों का चयन, विकल्पों का चयन, दूसरा हमारा क्या है, विकल्पों का चयन। तीसरा हमारा होगा विभिन्न विकल्पों का चयन सोच समझकर करना। इसका विभिन्न विकल्पों का चयन सोच समझकर करना। इसको नोट कर लीजिए फिर बताते इसके बारे में। फिर चौथा, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, मूल्य निर्धारण और समर्थन। निर्धारण और समर्थन। फिफ्थ हमारा होगा चयनित मूल्य का क्रियान्वयन। ये हमारे क्या है, मूल्य ग्रहण के चरण है। और क्या है, ये हमारे मूल्य ग्रहण के 7 चरण है। तो हमको कोई भी मूल्य ग्रहण करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कई मूल्य दिए हुए हैं, मतलब मूल्य है, तो हम पहले क्या, व्यक्ति अपने आप से फ्री होकर स्वतंत्रता पूर्वक मूल्यों का चयन करेगा। सबसे पहले व्यक्ति को फ्रीडम होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, किसके लिए, मूल्यों का चयन करने के लिए।
फिर उसके बाद मूल्य के चयन के लिए कई विकल्प है, तो उन विकल्पों का वो चयन करता है। कई विकल्प है, उन विकल्पों को वह देखता है, फिर उसके बाद विभिन्न विकल्पों का सोच समझकर वह चयन करता है। पहले वह फ्री है मूल्यों का चयन करने के लिए, फिर उसके सामने कई विकल्प हैं, फिर वह उन विकल्पों पर विचार करता है कि कौन से मूल्य का चयन करना चाहिए। तो फोर्थ हमारा क्या हुआ, विभिन्न विकल्पों का सोच समझकर वह चयन करता है। फिर उसके बाद मूल्य का निर्धारण करता है कि सोचता समझता है, फिर उसके बाद क्या करता है, मूल्यों के चयन पर सोच विचार करता है ना, फिर क्या करता है वह मूल्य का निर्धारण करता है। पहले विकल्पों का कई विकल्प है उसको देखता है, फिर उसके बारे में विचार करता है कि किस विकल्प का चयन करें, और उसके बाद वह मूल्य का निर्धारण करता है। उसके बाद जो उसने निर्धारित किया इस मूल्य के बारे में कि हमको इस मूल्य को ग्रहण करना है, फिर चयनित मूल्य यानी जिसको निर्धारित किया है या चयन किया है उस मूल्य का वह क्रियान्वयन करता है, यानी उस मूल्य को वह इसमें क्रिया में परिवर्तित करता है, यानी उस मूल्य को अपने व्यवहार में लाता है, उसको प्रदर्शित करता है, यानी क्रियान्वित करता है। फिर उसके बाद अगर मूल्य अच्छे हैं या बुरे हैं तो उसकी सराहना होगी, बुरे हैं तो उसकी कमियां निकाली जाती है ना। तो इस प्रकार से उसको वह प्रमाणित हो जाता है कि उसके मूल्य सही है या नहीं है। क्रियान्वयन के बाद उसका प्रमाणित किया जाता है, और प्रमाणित करने के बाद यहाँ मूल्यांकन नहीं, यहाँ पुनरावृत्ति है। ओके, तो जब प्रमाणित हो जाता है तो वह उस व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। अगर प्रमाण जो मिला वह सही है, पॉजिटिव प्रमाणित हुआ वह, तो वह इंसान उसकी पुनरावृत्ति करता है। तो इस तरह से मूल्य ग्रहण करने के चरण कितने हैं, 7 चरण है। सबसे पहले इंसान को, व्यक्ति को फ्री होना है अपने मूल्य का चयन करने के लिए, वह फ्री होकर स्वतंत्र होकर अपने मूल्य के चयन करने के लिए रहता है। फिर उसके पास कई विकल्प होते हैं, फिर उन विकल्पों पर वह सोच विचार करता है किस विकल्प का चयन करे। फिर उन विकल्पों में से वह क्या करता है, एक विकल्प को चुनता है जो उसको सही लगता है, तो वह मूल्य का निर्धारण और समर्थन करता है। फिर उसके बाद जो मूल्य का निर्धारण किया है, जिस मूल्य का वह चयन किया है, उस मूल्य का क्रियान्वयन करता है। क्रियान्वयन करता है यानी उस मूल्य को जिसको उसने चयनित किया है उसको अपने व्यवहार में लाता है। फिर उसको प्रमाणित किया जाता है। प्रमाणित करना एक तरह से आप मूल्यांकन करना भी कह सकते हैं। जब उसका व्यवहार प्रमाणित हो जाता है, उसका मूल्य वैल्यू क्या है प्रमाणित हो जाता है कि सही है या गलत है, किस स्टैंड उसका है, डाउन है, लो, जैसा भी है, जब यहाँ प्रमाणित हो जाता है तो उस हिसाब से अगर पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है तो वह उसकी पुनरावृत्ति करता है, उस व्यवहार की पुनरावृत्ति करता है। ओके, समझ में आई। मूल्य ग्रहण के चरण है, इस प्रकार बता दीजिएगा, मूल्य ग्रहण के चरण है। चरण आपके जो है ये अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्य ग्रहण के चरण पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग सीक्वेंस वाइज इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए। मूल्य ग्रहण के जो चरण हैं, अब मूल्य यानी वैल्यू हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लक्ष्य के बारे में देखेंगे। लक्ष्य सेकंड हमारा क्या है, लक्ष्य, जिसको हम गोल कहते हैं। तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य क्या है जिसे गोल उद्देश्य कहा जाता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, इसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है।
ओके, इसको लक्ष्य को हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, जिसे प्राप्त करने के लिए वह तत्पर रहता है। तो लक्ष्य को हम कह सकते हैं व्यक्ति का उद्देश्य होता है, जिसे प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति तत्पर रहता है और उसे प्राप्त करना चाहता है। करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है? तत्पर होता है। तो क्या होता है? लक्ष्य को हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है ना, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसको हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होते हैं जिसे प्राप्त करने के लिए व्यक्ति व परिवार इच्छा रखता है। इसके अनुसार निखिल एवं डार्सी ने कहा है, निखिल एवं डार्सी इन्होंने क्या कहा है? लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति व परिवार इच्छा रखता है। लक्ष्य, इसको नोट कर लीजिए, लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति या परिवार क्या करता है? इच्छा रखता है। इच्छा रखता है। ओके, तो इस तरह से हम क्या सकते हैं? नॉनलिंक आधारता क्या होता है? लक्ष्य जो है प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति क्रियाशील तत्पर रहता है अपने गोल को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अब हम लोगों का जैसे हर व्यक्ति का अलग अलग लक्ष्य है, किसी को पढ़ाई करना है, किसी को कहीं जाना है, तो वह उस लक्ष्य को आगे लेकर कैसे बढ़ेगा? जब उसके प्रति वह जो है उत्सुक होगा, आगे तभी बढ़ेगा। तो लक्ष्य क्या है? उद्देश्य प्राप्ति के लिए आवश्यक है, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति तत्पर रहता है। निखिल एवं डार्सी ने क्या कहा है? लक्ष्य वह अंतिम बिंदु होते हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हर व्यक्ति, हर परिवार इच्छा रखता है। तो इस तरह से आई बात लक्ष्य क्या है। अब हम लोग लक्ष्य की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। लक्ष्य की विशेषताएं। ओके, तो लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। लक्ष्य एक सतत प्रक्रिया है या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हमारा लक्ष्य या उद्देश्य जो है यह किसी का इसका नहीं होता है, कोई ना कोई लक्ष्य, मतलब ये चलता ही रहता है। एक लक्ष्य आज का हमारा लक्ष्य क्या रहा कि आज हमको कहीं जाना है, तो वो लक्ष्य आज हमने पूरा कर लिया। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो बस खत्म हो गए, अब कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। सेकंड दिन क्या होगा? आज हमको इतना पढ़ना है। तीसरे दिन आफ्टर देन ऐसे ऐसे हमारे लक्ष्य जो है उद्देश्य बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है, इसलिए क्या है, यह जो है निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है। लक्ष्य क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या सतत प्रक्रिया है। और लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य हमारा कैसा होता है? स्वैच्छिक होता है, हमारी इच्छा के अनुसार होता है। तो लक्ष्य हमारा कैसा? स्वैच्छिक होता है। हम अपनी इच्छा के अनुसार अपने लक्ष्य को डिसाइड करते हैं, फिर उस पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छा क्या है? हमारा लक्ष्य क्या है
किसी का लक्ष्य डॉक्टर बनना है, किसी का लक्ष्य आईपीएस अधिकारी बनना है, किसी का लक्ष्य टीचर बनना है, तो यह ऐच्छिक होता है। और क्या होता है, यह स्वाभाविक भी होता है। स्वाभाविक होता है। हर इंसान में, कोई भी इंसान ए टू जेड सभी में कोई ना कोई उद्देश्य, कोई ना कोई लक्ष्य सभी के अंदर होते हैं कि हमको ये प्राप्त करना है। तो लक्ष्य क्या होता है, या स्वाभाविक होता है। हर एक इंसान में लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा होती है। और यह क्या होता है, समय पर आधारित होता है। लक्ष्य समय पर आधारित होता है। समय पर आधारित होता है, जैसे हर समय एक ही लक्ष्य नहीं रहते हैं ना, लक्ष्य जो है हमारे समयानुसार परिवर्तित होते रहते हैं। तो जैसे क्या हुआ, एक समय पे हमको क्या, ये इतना हमको टीजीटी के सिलेक्शन के लिए इतना टॉपिक आज हमको पढ़ना है, वो कंप्लीट हो गया। तो आज का जो समय है उस पे इतना लक्ष्य हमने गोल अपना ये बना के चला कि आज हमको इतनी टॉपिक खत्म करनी है। सेकंड डे क्या होगा, इतना खत्म करना है। फिर ये क्या होता है, हमारा लक्ष्य क्या है, टीजीटी में सिलेक्शन होना। जब हमने सारे टॉपिक को पढ़ लिया तो हमारा लक्ष्य एग्जाम होता है कि हमको एग्जाम बेस्ट देना है। ओके, तो इस तरह से यह समय पर आधारित होता है। सपोज दैट जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, अच्छे नंबर लाना। फिर उसके बाद जब हमारे सारी डिग्रियां कंप्लीट हो जाती है, एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारा लक्ष्य क्या होता है, समय चेंज होता है ना। हमारा लक्ष्य क्या होता है, जॉब यानी नौकरी को प्राप्त करना। ऐसे धीरे धीरे लक्ष्य जो है समय पर आधारित होते हैं। और यह परिवर्तनशील होते हैं। हमने बताया कि यह परिवर्तित होते रहते हैं। ये नहीं एक ही लक्ष्य लेके आदमी बैठा रहता है, उसके लक्ष्य परिवर्तित भी होते रहते हैं, परिवर्तनशील होता है। कोई व्यक्ति जो है टीचर बनना चाहता है, वह लक्ष्य लेकर चलता, लेकिन बार बार वह प्रयास कर रहा है, उसमें सफल नहीं हो रहा, तो क्या वही एम लेके वो बार बार दिया, बार बार वही रिजल्ट आ रहा है, तो एक एम लेके वो थोड़ी ना बैठा रहेगा, दूसरे का भी प्रयास करेगा, उसका लक्ष्य और आगे बढ़ने का, या फिर और दूसरी जॉब में जाने का, दूसरे प्रोफेशन में नौकरी ढूंढने का होगा लक्ष्य ना। तो इस तरह से लक्ष्य जो है परिवर्तनशील होता है। और लक्ष्य जो होता है यह आशावादी होता है। कैसा होता है, आशावादी। जैसे हम लोगों का लक्ष्य क्या है, टीजीटी में सिलेक्शन होना। तो हमें उम्मीद है, अपने पे इतना भरोसा है, ये उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन उसमें हो जाएगा, तभी तो हम अपने लक्ष्य को जो है डिसाइड किए कि हमको टीजीटी में इस बार सेलेक्ट होना है। तो उम्मीद है उस पे, खुद पे ना, तो ये लक्ष्य जो होता है आशावादी होता है। और शुरू में ही हमने बताया लक्ष्य की जो लक्ष्य जो है इसकी उत्पत्ति भी मूल्य से होती है। लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है, मूल्य से होती है। जैसे उसके वैल्यू होते हैं उसी हिसाब से वो अपने लक्ष्य को डिसाइड करता है। तो लक्ष्य की उत्पत्ति किससे होती है, मूल्य से होती है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। टाइम कितना हुआ। तो आज हम लोगों ने लक्ष्य की विशेषताओं के बारे में देखा, मूल्य के बारे में देखा। तो टाइम अभी नहीं है, जिससे मैं स्तर और इसकी लक्ष्य की और भी लक्ष्य के प्रकार इन सभी के बारे में कंप्लीट कर रहा हूँ। तो कल हम लोग इसके बारे में लक्ष्य के प्रकार और स्तर यानी स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यही रोकते हैं। और एक चीज और, हम लोगों ने मूल्यांकन के बारे में जब पढ़ा था तो उसमें से एक टॉपिक छूट गया था, मूल्यांकन के स्तर। मूल्यांकन के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग जहाँ उसको नोट किए होंगे। मूल्यांकन के कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से, पहला आयोजन का मूल्यांकन या नियोजन का मूल्यांकन, फिर क्रियान्वयन का मूल्यांकन, किसका, आयोजन का, क्रियान्वयन का, फिर का मूल्यांकन, थर्ड हमारा परिणाम का मूल्यांकन।
परिणाम का मूल्यांकन। तो ये तीनों हमारे क्या है, मूल्यांकन के ये तीनों 3 स्तर हैं। 3 स्तर मतलब इसमें 3 कौन कौन से हैं, आयोजन का मूल्यांकन किया जाता है, क्रियान्वयन का, फिर परिणाम का। इसका मतलब ये हुआ कि मूल्यांकन के जो 3 स्तर हैं, ये जैसे हमको योजना, हमने नियोजन किया ना, योजना बनाई, तो सबसे पहले हम योजना का, जो योजना बनाई है उसका मूल्यांकन करेंगे कि योजना जो हमने बनाई है सही बनाई है, कहीं कुछ कमियां नहीं। योजना पे ही सारे स्तर आपके डिपेंड है, इसलिए हमारी योजना बेटर होनी चाहिए। तो पहले हम योजना का मूल्यांकन करते हैं कि हमने जो योजना बनाई है वह सही है कि नहीं सही है। फिर जब हम योजना का क्रियान्वयन करते हैं तो उसको जब व्यवहार में लाते हैं, अपनी क्रिया में लाते हैं, फिर उसका मूल्यांकन करते हैं कि हमने जब व्यवहार में लाया, क्रियान्वित किया, तो जिस हिसाब से, जिस अकॉर्डिंग हमने योजना बनाई उसी अकॉर्डिंग क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारा क्रियान्वयन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर हम क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं, कोई कमी पाई जाती है तो उसमें सुधार करते हैं। फिर हम परिणाम का मूल्यांकन, जिस कार्य की हमने योजना बनाई है जब उसका परिणाम प्राप्त होता है तो लास्ट में उस परिणाम का मूल्यांकन करते हैं कि हमारी योजना पूरी तरह से सफल रही या नहीं सफल रही। ओके, तो मूल्यांकन के 3 स्तर, आयोजन का मूल्यांकन, क्रियान्वयन का मूल्यांकन और परिणाम का मूल्यांकन। आप लोग जहाँ मूल्यांकन नोट किए वहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा। फिर तो आज हम लोगों का मूल्य कंप्लीट हुआ, लक्ष्य कंप्लीट हुआ। लक्ष्य में कुछ बाकी है, लक्ष्य के प्रकार के बारे में और स्टैंडर्ड के बारे में अभी ये सारी चीजें बाकी हैं, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को आज के जितने भी टॉपिक हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, कल फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।